देखो जी, बात ऐसी है ना कि हम आज इस लेक्चर में 15 ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके जेनेटिक्स के मोस्ट प्रोबेबल हैं या फिर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतने इम्पोर्टेंट कि इनसे क्वेश्चन आना तय है। देखो, जेनेटिक्स की मैं बात करूँ तो जेनेटिक्स एक हमेशा से एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक ही रहा है। साथ ही साथ ये आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो आइए हम इससे 15 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट या कह लो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा, जेनेटिक्स में आपके मेरे हिसाब से 2 चैप्टर्स होते हैं। एक है मेंडलिज्म जेनेटिक्स, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन कहते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन होता है यहाँ पे, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जस्ट अ मिनट, चलिए देखिए, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का रेशियो क्या होता है? अगर मैं बात करूं इसकी, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप कह सकते हो कि यार ये तो बच्चों वाला चीज़ है, ठीक है। तो जी हाँ, बच्चों वाली बात भले ही है, लेकिन भाई देखो इंपॉर्टेंट तो है, बेसिस तो रखता ही, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही। तो इसका भाई सिंपल सा रूल है कि फिनोटिपिक रेशियो हम सभी को पता है, इसका फिनोटिपिक रेशियो होता है 3:1, ठीक है। इसका फिनोटिपिक रेशियो होता है 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो होता है 1:2:1। देखो, अब इसकी बात ये याद रखना आप, जस्ट अ मिनट, देखो अब फिनोटिपिक जो होता है, ये फिनोटिपिक पी से आप समझना कि ये फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहा है। यहाँ पे 3 प्लांट्स टॉल थे, 3 प्लांट्स क्या थे? टॉल, और बचा हुआ जो 1 था, एक प्लांट क्या था? डॉर्फ, ठीक है जी। और जीनोटिपिक की बात करूं मैं, तो इसमें कितने जेनेटिक कॉम्बिनेशंस कितने हैं? तो एक हमारे पास यहाँ पे होमोजाइगस, एक हमको होमोजाइगस टॉल मिला। होमोजाइगस टॉल मतलब जो कि प्योर लाइन हो, कैपिटल टी, और इसी तरह हमको एक ना होमोजाइगस डॉर्फ भी मिला, ठीक है, यानी कि स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है जी। अब समझो, 2 यहाँ पे हमें हेट्रोजाइगस मिला, लेकिन हेट्रोजाइगस में हमेशा डोमिनेट वाला अपने आप को डोमिनेट करेगा। तो 2 हमको यहाँ पे कैपिटल टी 2 मिले, कैपिटल टी हमको यहाँ पे 2 मिले, ठीक है जी। तो ये है सिंपल सी बात। तो एक्सप्लेनेशन भी वही कह रहा है कि ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये सारी चीजें मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, अब देखो मेन क्वेश्चन तो हमारे सेकंड से स्टार्ट होंगे। तो देखो मेन क्वेश्चन हमारा क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन लिंकेज एंड गिव इट्स एग्जांपल। देखो लिंकेज क्या है? देखो भाई, लिंकेज इज अ टेंडेंसी ऑफ जीन। लिंकेज समझना आप, देखो होता है क्या है, जीन जो है उसकी ऐसी टेंडेंसी हो जहां पे वो एक ही क्रोमोसोम के साथ इनहेरिट करे, ठीक है। देखो कह रहा है लिंकेज इज द टेंडेंसी ऑफ जीन, जीन की ऐसी टेंडेंसी किसी एक ही क्रोमोसोम पे, सेम क्रोमोसोम पे, टू बी इनहेरिट टुगेदर, ताकि वो साथ में अपना इफेक्ट शो करे, ताकि वो साथ में, इनहेरिट का मतलब होता है पास ऑन, ताकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एक साथ वो पास हो सके, ठीक है। अब ये एग्जांपल हम देखते हैं किसमें, ये एग्जांपल हमको देखने को मिलता है, जस्ट ये एग्जांपल हमको देखने को मिलता है ड्रोसोफिला में। अच्छा, ड्रोसोफिला की भी क्या चीज, ड्रोसोफिला की बॉडी कलर या फिर विंग शेप में हम लिंकेज का एग्जांपल पढ़ते हैं और हमको बड़े प्यार से अच्छा दिखता है। एक्सप्लेनेशन वही है कि भाई टी.एच. मॉर्गन ने ऑब्जर्व किया था कि जीन्स लोकेटेड क्लोज टुगेदर, ऐसे जीन्स जो एक दूसरे के क्लोज होते हैं ऑन द सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम पे, दे डू नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब ये अलग अलग अपने आप को अलग अलग नहीं इनहेरिट कर सकते। दैट्स वाई ये क्या है, एक साथ आते हैं। तभी तो मैंने एक बात बोली ना, सेम क्रोमोसोम टू इनहेरिट टुगेदर, ताकि एक साथ हो, पास हो सके, ठीक है। दिस वाज एविडेंट व्हेन ग्रे बॉडीज फ्लाई विथ नॉर्मल विंग्स इज मोर कॉमन देन एक्सपेक्टेड ड्यू टू लिंकेज। तो लिंकेज की वजह से ही ग्रे विंग्स ज्यादा दिखाई दिए, ठीक है, क्योंकि वो एक साथ इनहेरिट कर रहे थे ना। चलो देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखो सिंपल सी बात है भाई,
कोडोमिनेंस मतलब जो साथ साथ शो करे अपना इफेक्ट। कोडोमिनेंस मतलब टुगेदर, मतलब कोई भी अपना इफेक्ट शो करे एक साथ। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब समझ लो जो कंप्लीटली अपने आप को डोमिनेट ना कर सके। ठीक है, देखो कोडोमिनेंस का बेस्ट एग्जांपल, अच्छा कोडोमिनेंट है क्या पहले जान लीजिए। कोडोमिनेंट कह रहा है कि कोडोमिनेंट जब बोथ एलील्स एक्सप्रेस देमसेल्फ फुल्ली। कोडोमिनेंट देखो इसका बेस्ट एग्जांपल हम पढ़ते हैं AB ब्लड ग्रुप ह्यूमन का। देखो जो ब्लड ग्रुप A होता है, जो B होता है, दोनों डोमिनेट करते हैं। A B से बोलता है मैं डोमिनेट हूँ, मैं अपना इफेक्ट शो करूंगा। B बोलती है कि भाई मैं भी तो डोमिनेट हूँ। तो होता क्या है, ये दोनों जब डोमिनेट होते हैं ना, तो दोनों का इफेक्ट एक साथ दिखे, उसी को हम लोग बोलते हैं कोडोमिनेंस। को मतलब साथ साथ। ठीक है, वहीं मैं बात करता हूँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में समझो कोई दो ऐसे कैरेक्टर्स ना, तो मान लो कोई हमारे पास दो कैरेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होता क्या है पहले जान लो। इसमें कहा कि नाइदर एलील इज कंप्लीटली डोमिनेंट, द रिजल्टेंट इज इंटरमीडिएट। मतलब जो दो एलील होंगे, यानी कि जो दो कैरेक्टर होंगे, दोनों अपना इफेक्ट नहीं शो कर पाएंगे, बल्कि दोनों के कोई बीच का असर पड़ेगा। मतलब इसका एग्जांपल मैंने देखा, हम देखते हैं पिंक फ्लावर में किसके, स्नैपड्रैगन के। स्नैपड्रैगन जो होता है उसका फ्लावर पिंक होता है। क्यों भाई, देखो होता क्या है, इसका जब एक फ्लावर रेड कलर का होता है, एक फ्लावर व्हाइट कलर का, तो देखो ना रेड वाला अपना इफेक्ट शो कर पाया, ना व्हाइट वाला अपना इफेक्ट शो कर पाया। हुआ क्या, इन रिजल्टेंट हमें ना व्हाइट मिला ना रेड मिला, हमें मिला दोनों के इंटरमीडिएट बीच का रिजल्ट, यानी कि पिंक कलर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी इसका यही है कि देखो इन कोडोमिनेंस बोथ ट्रेट्स अपीयर साइड बाय साइड। कोडोमिनेंस में दोनों ट्रेट एक साथ शो होते हैं साइड बाय साइड, बट इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस ट्रेट्स जो होते हैं वो ब्लेंड हो जाते हैं। ब्लेंड का मतलब आप जानते हो, ब्लेंड का मतलब होता है मिक्सिंग। ब्लेंड का मतलब है मिक्सिंग, मतलब कि यहाँ पे ट्रेट्स जो है ना मिक्स हो जाते हैं, यहाँ पे ट्रेट्स जो हैं मिक्सअप हो जाते हैं। दैट्स वाई होता क्या है, फॉर्मिंग अ न्यू फिनोटाइप, जिसकी वजह से क्या मिलता है, यहाँ पे हमें नया फिनोटाइप मिलता है। फिनोटाइप मैंने बार बार कहा था, पी से फिनोटाइप और पी से फिजिकल, यहाँ पे इसीलिए फिजिकली कुछ अलग ही चीज दिखती है, और वो अलग चीज किस पर डिपेंड करती है, वो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई इज कलर ब्लाइंडनेस मोर कॉमन इन मेल। कलर ब्लाइंडनेस मेल में ही क्यों हमें और मतलब हमेशा शो होती है, आप समझना। कह रहा बिकॉज इट इज अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। देखना भाई, देखो कलर ब्लाइंडनेस जो है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। समझो बात को, मान लो एक महिला है एक फीमेल है, मान लीजिए एक फीमेल है जिसके पास, अच्छा फीमेल के पास XX क्रोमोसोम होते हैं, सभी को पता है। अब इस फीमेल के पास जो है, मान लीजिए फीमेल इज कंप्लीटली कलर ब्लाइंड है, मतलब अच्छा मान लीजिए कंप्लीटली नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए एक पे XB है, यानी XB वाला ये जो है कलर ब्लाइंडिंग कैरियर है। ठीक है, अब इस फीमेल की जो है शादी हुई है किसी ऐसे मेल से। अब मेल में क्या है, मेल में X और Y क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है याद करिए, जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं तो इसका सिंपल हम क्रॉस करते हैं। ये XB पहले X के साथ मिलके बनाएगा XBX, ठीक है, और यही एक Y के साथ मिलके बनाएगा XBY। फिर ये वाला X इस X के साथ मिलेगा XX, और ये X इस Y के साथ मिलके बनेगा XY। अब बात समझने वाली ये है, देखिए अगर खाली देखिए XX क्या है, फीमेल है। फीमेल पे देखिए अगर एक क्रोमोसोम पे आपका कलर ब्लाइंडनेस है तो ये कहलाएगी कैरियर। ये क्या कहलाएगी, कैरियर, बट शी इज नॉट अ कलर ब्लाइंड। ठीक है, होता क्या है, अब आप जानने वाली बात ये है, जो हमको मेल मिला XY क्या बनेगा, लड़का बॉय। ठीक है, अभी जो हमको मेल मिला, आप ये समझो ये जो हमको मेल मिला, इसका जो एक X क्रोमोसोम था, देखो ना इस X क्रोमोसोम पे B है, यानी कि ये तो कलर ब्लाइंड। इट मीन्स कि ये वाला जो लड़का है, इट मीन्स ये जो बच्चा है XB और Y वाला, ये जो बच्चा है ये तो कंप्लीटली कलर ब्लाइंड बन गया, ये तो कंप्लीटली कलर ब्लाइंड हुआ। हाँ जी, सही है क्या। अब देखो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि वाई कलर ब्लाइंडनेस इज मोर कॉमन इन मेल, दैट्स वाई, इसी वजह से क्योंकि वो X लिंक्ड रिसेसिव है।
और मेल में एक एक्स से अगर कैरियर हुआ तो चांसेस मेल में कलर ब्लाइंडनेस शो होने के ज्यादा होंगे। लेकिन इसकी फीमेल में देखो ना, इसकी एक फीमेल में तो बस ये कैरियर रह गई ना फीमेल, दैट्स वाई। वही यहाँ पे कह रहा है, मेल हैव 1 एक्स क्रोमोसोम XY, सो सिंगल डिफेक्टिव एक्स जो है वो कॉज कर देगा फीमेल में, जो कि फीमेल में XX होता है, जो मैंने अभी समझाया वो बात सेम से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टेस्ट क्रॉस। देखिए टेस्ट क्रॉस, जैसा कि नाम आप देख रहे हो कि टेस्ट क्रॉस मतलब किस चीज का टेस्ट हो रहा होगा। हाँ, जब हमको कोई एक अननोन जीनोटाइप निकालना हो, ठीक है, उसके लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं और उसको क्रॉस करवा देते हैं किसी होमोजाइगस रिसेसिव से। कह रहा है टेस्ट क्रॉस इज क्रॉसिंग एन अननोन जीनोटाइप, किसी अननोन जीनोटाइप, ऐसा कोई जीनोटाइप जो हमको पता ना हो, उसका हम क्रॉस करवा देते हैं किसी होमोजाइगस रेसेसिव से टू डिटरमाइन द जीनोटाइप, ताकि हम उसका क्या निकाल सकें, जीनोटाइप पता कर सकें, ठीक है। इसलिए हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, हमको इसका जीनोटाइप नहीं पता एग्जांपल में, तो हमने इसको क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया होमोजाइगस रेसेसिव से, तो हमको कैपिटल T कैपिटल मिल गया। अगर रेशियो 1:1 आ रहा है तो इट मीन्स कि इसके पास कैपिटल T स्मॉल t वाले क्या हैं, जीनोटाइप्स, ठीक है। तो मतलब हमको कभी किसी अननोन जीनोटाइप्स को पता करना हो तो सिंपली आप उसका क्रॉस करवा दीजिए किसी रेसेसिव होमोजाइगस से, तो आपको दे देगा, हम उसका अननोन जीनोटाइप पता हो जाएगा, और इसी क्रॉस को हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस, ताकि हमें टेस्ट पता चल सके, समझ में आए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 9:3:3:1 रेशियो इन डायहाइब्रिड क्रॉस। देखो भाई सिंपल सी बात है, ये जो डायहाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1 जो रेशियो है, ये सिंपली प्रूफ करता है मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। भाई देखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि भाई जो आपकी हर एक एलील है ना, वो इंडिपेंडेंटली भी अपने आप को असॉर्ट कर सकती है। कह रहा है व्हेन 2 ट्रेट्स, जब 2 ट्रेट्स यानी कैरेक्टर्स, कौन कौन से, सीड शेप और कलर, आर कंसीडर्ड इन इनहेरिटेंस ऑफ इंडिपेंडेंट ईच अदर, इट प्रोड्यूसेस 4 फिनोटाइप क्लासेस। 4 फिनोटाइपिक क्लासेस मिलती हैं इसमें, और 4 वो कौन कौन से फिनोटाइपिक क्लासेस होती हैं, देखिए उसमें से 9 होता है राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड येलो और 1 हमारा रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि डिफाइन मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म क्या है, देखिए मल्टीपल एलिलिज्म से मतलब क्या है पहले वो जान लीजिए। प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलील्स फॉर अ जीन, किसी एक जीन के लिए, किसी एक सिंगल जीन के लिए एक से ज्यादा एलील की मौजूदगी हो, तो उसे हम कह सकते हैं वो क्या है, मल्टीपल एलिलिज्म। और मल्टीपल एलिलिज्म का बेस्ट एग्जांपल हम ह्यूमन ब्लड सिस्टम में देखते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है मल्टीपल एलिलिज्म का। टाइम्स की एक बनाता है IA, एक IB और एक स्मॉल i, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है कि इसका समझो, कह रहा है इवन दो पर्सन कैन ओनली हैव 2 एलील्स, द पॉपुलेशन कैन बी मोर वेरिएंट देन द जीन बिकॉज it have IA, IB are codominant and I is recessive। लेकिन हमें इफेक्ट हमेशा IA या IB या फिर AB ही क्यों मिलता है, क्योंकि AB जो है दोनों कोडोमिनेंस हैं और दोनों डोमिनेट करते हैं, तो दोनों अपना इफेक्ट शो करते हैं, और स्मॉल i को हमेशा दाब देते हैं क्योंकि ये रेसेसिव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज प्लियोट्रोपिक जीन, या फिर सिंपली प्लियोट्रोपिक क्या होता है। सिंपल सी बात है भाई, प्लियोट्रोपिक हम सभी को पता है, कोई एक सिंगल जीन जो एक से ज्यादा ट्रेट को कंट्रोल करे, मतलब एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करे, कोई एक ऐसी जीन, उसे हम कहते हैं वो प्लियोट्रोपिक जीन है, ठीक है। एग्जांपल इसका द जीन ऑफ PKU, जिसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल कीटोयूरिया। फिनाइल कीटोयूरिया अफेक्ट्स द, अच्छा क्यों इसको बोलते हैं ये हमारा फिनाइल कीटोयूरिया क्या है, देखो क्योंकि ये देखो एक से ज्यादा चीजों को इफेक्ट कर रहा है। क्या क्या, स्किन पिगमेंटेशन भी देगा, मेंटल डेवलपमेंट भी देगा, ठीक है। अब देखो अलग अलग चीजों को इफेक्ट किया, तो कोई एक जीन एक से ज्यादा, कोई एक जीन 2 या 2 से ज्यादा चीजों को कंट्रोल करे, कैरेक्टर्स को, से हम कहते हैं प्लियोट्रोपिक, ठीक है। एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि अ म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन, किसी एक जीन में म्यूटेशन हो जाए। म्यूटेशन क्या है, सडन चेंज इन अ जीन कैन लीड टू मेनी अनरिलेटेड फिनोटाइप्स, मतलब कई अलग अलग फीचर्स दे सकता है फिजिकली जो हमें शो हो। अब ये फीचर्स, अच्छा शोइंग हाउ जीन्स कैन हैव मल्टीपल रोल्स, और इसी से हमको पता चलता है कि कैसे जीन्स के मल्टीपल रोल्स भी हो सकते हैं, और उन्हीं को हम प्लियोट्रोपिक कहते हैं।
देखो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज क्रॉसिंग ओवर इंक्रीजेस द वेरिएशन? कैसे क्रॉसिंग ओवर वेरिएशन को इंक्रीज करता है? देखो भाई, पहले तो जान लीजिए कि क्रॉसिंग ओवर है क्या। देखिए, बाय एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। देखो ये जो क्रोमोसोम है, देखो ये जो क्रोमोसोम है और ये जो क्रोमोसोम है, इनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। अच्छा, इनको हम लोग बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। अब कह रहा है ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, मतलब जो सिस्टर क्रोमेटिड्स ना हो, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, मतलब इक्वल सेम होमोलोगस, वो कह रहा है कि ड्यूरिंग प्रोफेज 1, मियोसिस के प्रोफेज 1 में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाना, वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाना, इसी को हम कहते हैं। अच्छा, इसी से होता क्या है, कैरेक्टर्स अलग अलग शो करते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशन आता है। और हम सभी को पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम करते हैं इसीलिए ताकि हमें वेरिएशन हो सके, वेरिएशन हमें दिखे। क्यों? क्योंकि दिस वेरिएशन लीड्स टू द सपोर्ट, या फिर मैं कहूँ इवोल्यूशनरी सपोर्ट में होता है ना। ये कह रहा है क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू द रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम। अब यहाँ से क्रॉसिंग ओवर होगा तो उसे क्या बनेगा, रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम मिलेगा, अलग अलग टाइप के। इंश्योरिंग ऑफ स्प्रिंग हैव जेनेटिकली कम्बिनेशन डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ताकि जो ऑफ स्प्रिंग हो, जो नया जनरेशन का होगा, उसके जो भी जेनेटिक कम्बिनेशंस हैं वो पेरेंट्स से तो अलग हों, जिसकी वजह से क्या होगा, एक मतलब चेंज आएगा। और ये जो चेंज आएगा यही तो फेवर करता है वेरिएशन को, ठीक है, ताकि वेरिएशन बना रहे। और यही वेरिएशन आगे चल के क्या करेगा, इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करेगा और हेल्प करेगा। नेक्स्ट है व्हाट आर सेक्स लिंक्ड ट्रेट। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कलर ब्लाइंड के बारे में, उसी को हम लोग कहते हैं सेक्स लिंक्ड ट्रेट। कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो सेक्स लिंक्ड से हो, सेक्सुअल क्रोमोसोम्स, जैसे trait controlled by genes present on sex chromosome, usually X chromosome। अच्छा, सेक्स से रिलेटेड हो, सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड हो, खास तौर पे एक्स से, तो उसे हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड ट्रेट, ठीक है। एग्जांपल हम इसका देखते हैं हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस का। अभी थोड़ी देर पहले हमने कलर ब्लाइंडनेस तो पढ़ा दिया, कलर ब्लाइंडनेस हमने बता दिया, तो वो तो क्लियर है। अब जान लेते हैं आखिर ये हीमोफीलिया क्या है। देखो क्या है, सिंस मेल हैव ओनली वन एक्स द डिफेक्टिव जीन एक्सप्रेस इजी, दैट्स वाई डिफेक्टिव एक्स जो है वो मेल में अपना फीचर जल्दी दिखा देता है। फीमेल्स कैन बी अ कैरियर विदाउट शोइंग सिम्टम, मैंने अभी बताया था। ये एक्स बी एक्स ये कैरियर है, लेकिन यहाँ पे ये कैरियर तो है लेकिन यहाँ पे सिम्टम्स नहीं शो करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है व्हाट इज एपिस्टेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस जनरल होता क्या है, वन जीन मास्क और सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन। देखो होता क्या है, दो जीन है, कोई एक जीन दूसरे जीन को मास्क पहना दे, मास्क पहना दिया तो उसका एक्सपोजर कम हो गया ना। उसी तरह या तो मास्क पहना दे ताकि उसका एक्सपोजर कम हो जाए, या तो उसको दबा दे ताकि वो अपना इंप्रेशन ही ना शो कर पाए, उसको सप्रेस कर दे, उसी को कहते हैं हम एपिस्टेसिस। एग्जाम्पल इसका है कोड कलर इन माइस। देखो होता क्या है, कोड कलर इन माइस में मतलब जो चूहे थे उनका जो कलर था, देखो कह रहा है कि इवन इफ अ जीन ऑफ अ कलर प्रेजेंट अनदर जीन, यानी कि जो एपिस्टैटिक जीन है वो किसी एक जीन को जिसपे कलर था, जो एपिस्टैटिक जीन, मान लो ये एपिस्टैटिक जीन है, ये कलर वाली जीन है, इस एपिस्टैटिक वाली जीन ने इस कलर वाले को दबा दिया, हुआ क्या, इट ब्लॉक्स द पिगमेंट प्रोडक्शन। अब हुआ क्या, ये ना पिगमेंट प्रोडक्शन को दबा दिया, इसने क्या किया, इसने पिगमेंट के प्रोडक्शन को ही दबा दिया। अब पिगमेंट का प्रोडक्शन दब गया, अब अगर पिगमेंट का प्रोडक्शन दब गया तो जाहिर सी बात है माउस कैसे हो गए, व्हाइट कलर के, क्योंकि उनमें अब मेलानिन पिगमेंट बचा ही ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोसोमल एंड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। बहुत गजब की बात है, सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल में डिफरेंस क्या है। देखो जो ऑटोसोमल होता है, जीन्स आर लोकेटेड ऑन नॉन सेक्सुअल क्रोमोसोम, मतलब जीन नंबर एक्स से लेके जीन नंबर एक्स से लेके 22 तक जो भी होंगे उन्हें हम बोलेंगे नॉन सेक्सुअल क्रोमोसोम, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट का एक यानी पेयर में 2 वही हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है, और जो चीज सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड हो उसे हम बोलेंगे सेक्स लिंक। मतलब जीन आर लोकेटेड ऑन एक्स और वाई,
इट मीन्स लास्ट नंबर यानी कि 23 तो 23rd क्रोमोसोम पे जो लोकेट होगा उसी को हम लोग बोलेंगे सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसका देखो, कह रहा है कि ऑटोसोमल ट्रेट्स अफेक्ट बोथ सेक्सेस इक्वली। जो ऑटोसोमल ट्रेट्स होते हैं, जो ऑटोसोमल कैरेक्टर्स होते हैं, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों को इक्वल इफेक्ट करेंगे जब कोई बीमारी हुई तो। लेकिन अगर वो सेक्स लिंक्ड होगा तो केवल और केवल वो जेंडर बायस्ड होगा, फिर किसी जेंडर पे ही शो करेगा। जैसे सेक्स लिंक्ड क्या था, अभी मैं स्टार्टिंग बताया कि सेक्स लिंक्ड था हमारा क्या, कलर ब्लाइंडनेस। सेक्स लिंक्ड हमारा क्या था, कलर ब्लाइंड था, और कलर ब्लाइंड क्या था, एक्स पे था, तो इफेक्ट केवल किस पे कर रहा था, केवल और केवल मेल पे। वही कह रहे हैं जेंडर बायस हुआ, फीमेल में तो कैरियर रह गया, इफेक्ट शो नहीं किया, लेकिन मेल में क्या है, अपना इफेक्ट शो कर दिया कलर ब्लाइंड का। दैट्स वाई सेक्स लिंक्ड जो ट्रेट होंगे वो जेंडर बायस्ड होंगे, किसी एक जेंडर को फेवर करेंगे, किसी एक को छोड़ देंगे। लेकिन ऑटोसोमल ऐसा कुछ नहीं बोलता, ऑटोसोम कहता है कि जो भी कैरेक्टर्स होंगे हम दोनों जेंडर में देंगे, कोई भी जेंडर बायस्ड नहीं होगा। 13th है हमारा डिफाइन म्यूटेशन एंड इट्स टाइप। देखो भाई, म्यूटेशन क्या है, सडन चेंज, अचानक चेंज आ जाए किसी जीन में। कह रहा सडन इनहेरिटेबल चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, किसी भी डीएनए सीक्वेंस में अचानक चेंज आ जाए और जो इनहेरिटेबल भी हो उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। अब देखो ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉइंट म्यूटेशन। और पॉइंट म्यूटेशन का हम बेस्ट एग्जांपल देखते हैं सिकल सेल एनीमिया में। ठीक है, बीटा चेंज जो होती है उसमें डिफेक्ट होता है, जो कि मैं बताते हैं एक्सप्लेनेशन में। दूसरा टाइप का होता है हमारा क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में या तो कोई भी एक जीन डिलीट हो जाए, या उसका डुप्लीकेट बन जाए, या तो वो उल्टा हो जाए इन्वर्जन, या तो डिसलोकेट मतलब किसी एक जगह से दूसरी जगह चली जाए। ऐसे कंडीशंस में क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहलाता है और ये हो जाता है। एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि देखो भाई होता क्या है, म्यूटेशन कैन इफेक्ट सिंगल बेसिस और सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। या तो सिंगल किसी एक बेस को एडेनिन ग्वानिन या फिर ऐसे कुछ मतलब इन्हें छेड़ देगा, या तो सेगमेंट को, क्रोमोसोम के किसी एक हिस्से को इफेक्ट कर देगा। दे कैन बी हार्मफुल, ये नुकसानदायक भी हो सकते हैं और ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, और इनका फायदा भी मिल सकता है, जैसे कि कोई पावर आ जाए, शक्तियाँ, ऐसा वैसा, बट के ख्याल ही पुलाव है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द जेनेटिक बायसेस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया को जेनेटिकली कैसे हम लोग, आप कैसे बता सकते हैं। देखो, सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन मतलब किसी एक पॉइंट पे है, और वो पॉइंट म्यूटेशन कहाँ पे है, वो पॉइंट म्यूटेशन आता है बीटा ग्लोबिन चेन पे। जो हीमोग्लोबिन होती है, हीमोग्लोबिन में अल्फा बीटा चेन होती है, तो बीटा ग्लोबिन चेन में जो बदलाव आ जाए जीन लीड्स टू रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन। देखो, रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लूटामिक एसिड निकालना क्या था, ग्लूटामिक एसिड निकालना था। ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन। होता क्या है, निकलना चाहिए था ग्लूटामिक एसिड को, निकलने कौन लगता है, निकलने लगता है वैलिन। और वैलिन जब निकलने लगता है तो होता क्या है कि बीटा चेन डिफेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हो क्या जाता है, सिकल सेल एनीमिया। और ये वैलिन किस पोजीशन पे काम करते हैं, ये 6th पोजीशन की बात हो रही है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी इसका कह रहा है कि दिस अल्टर्स, अल्टर मतलब चेंज, दिस अल्टर्स हीमोग्लोबिन शेप। होगा क्या, हीमोग्लोबिन का शेप बदल जाता है। शेप बदल जाएगा तो प्रॉपर ऑक्सीजन का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि भाई आरबीसी है वो। ठीक है, अब आरबीसी सिकल सेल्ड हो गई, ब्लॉक हो जाएगा ब्लड फ्लो, कॉजिंग पेन, दर्द होगा। इट ऑल्सो गिव्स मलेरिया रेजिस्टेंस। लेकिन एक फायदा भी है, ये मलेरिया से रेजिस्ट भी करवाता है, शोइंग इवोल्यूशनरी एडवांटेज टू सम रीजन। होता क्या था, अफ्रीका रीजन में मलेरिया के सिम्टम्स बहुत थे, तो वहाँ पे कई लोगों में सिकल सेल एनीमिया थी, जो कि उनको फेवर किया कि मलेरिया से वो रेजिस्ट हो सके। हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड इनहेरिटेबल पैटर्न ऑफ डीएनए एज डिस्कवर्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन क्रिक ने जो डिस्कवर किया था उसका पैटर्न या फिर उसमें उसके बारे में कुछ समझाइए। भाई, डीएनए इज अ डबल हेलिक्स मॉडल, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स, मतलब एडेनिन और ग्वानिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है क्या। और इनहेरिटेंस इज अ सेमी कंजर्वेटिव, ईच न्यू डीएनए हैज इट्स ओन ओल्ड स्टैंडर्ड। भाई देखो, डीएनए कुछ ऐसा होता है डबल धागे का, आप सभी को पता है, आप सभी ने देखा होगा, एटलीस्ट मूवीज में तो देखा ही होगा। ठीक है,
अभी कह रहा है कि आपके पास इसका मान लीजिए कोई एक धागा पड़ा है, मान लीजिए ये रहा डीएनए का एक धागा। अगर ये धागा मान लो 5' एंड से 3' एंड पे है, तो भाई ये अपने आप अपना कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे दूसरा धागा बना लेगा कुछ ऐसा, और ये धागा होगा यहाँ पे 3' एंड से 5' एंड, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी वही है, सिंपल सी बात है कि वॉटसन क्रिक ने 4 गैप रूल को यूज किया था। 4 गैप रूल क्या था? सिंपल सी बात है, जो A प्लस E होता है, एडेनिन और गुआनिन का जो रिजल्ट होता है, और एडेनिन और थाइमिन का, वो G प्लस C का बराबर ये कांस्टेंट वैल्यू आती है, और यही था हमारा 4 गैप्स रूल। इसके बारे में मैंने शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन भी बना रखा, आप देख लेना। फ्रैंकिन्स एक्सरे डाटा जो मॉडल था वो भी डीएनए का। इट्स बेस पेयरिंग मैकेनिज्म एक्सप्लेन हाउ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कॉपीड एंड पास्ड ऑन ऑफस्प्रिंग। अब होता क्या, यही दोनों सेपरेट फॉर्म में पास ऑन होते हैं और ये इनहेरिट होते हैं। दैट्स वाई ये इतना आसानी से अपना बेस पेयर बना लेता है, ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। उम्मीद करते हैं अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो सच में आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल हुई होगी। अगर आपको जरा भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना, कमेंट एक जरूर डाल देना कोई भी सुझाव हो। नेक्स्ट वीडियो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन पे होगा। 15 क्वेश्चन होंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड, जो कि इसके जस्ट अगले दिन आएगी वीडियो। जरूर देखना, मिस मत करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी।